हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 25 इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन 1 27, ऑप्शन सेकेंड 28, ऑप्शन थर्ड 29, ऑप्शन फोर्थ 30। तो दोस्तों, वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य, 28 स्टेट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन है 7, सेकंड ऑप्शन 8, थर्ड ऑप्शन 9, फोर्थ ऑप्शन 10। तो वर्तमान में भारत में कुल 8 यूनियन टेरिटरी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो एरिया वाइज अगर स्टेट की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो भारतीय मानक समय का मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इलाहाबाद। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। इलाहाबाद के नैनी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन है उर्दू, फारसी, ग्रीक, अरबी। तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया था भारत के लिए। छठा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, दमन और द्वीप, पौंडीचेरी, दादर और नागर हवेली। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है दूसरा, सातवां। दूसरा ऑप्शन है दूसरा। तीसरा ऑप्शन है तीसरा, सातवां। चौथा ऑप्शन है तीसरा, दूसरा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत देश 7वें स्थान पर है। भारत के पहले 6 देश आते हैं, जिसमें हो गया रूस, हो गया यूएसए, हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश भारत से बड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? ऑप्शन है पिग्मालियन पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा कॉल, तीसरा ऑप्शन है लेह और चौथा ऑप्शन है दुआ नलीन। तो भारत का जो सबसे उत्तरी भाग है वो है जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में इंदिरा कॉल इसको बोलते हैं। और सबसे दक्षिणतम भाग की बात करें तो वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा भाग है? इंदिरा पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की कितनी भागीदारी है? तो अगर पूरे विश्व में क्षेत्रफल में परसेंटेज वाइज भारत की हिस्सेदारी की बात करेंगे तो वो कितनी है? ऑप्शन है 1.5%, दूसरा ऑप्शन है 2.4%, तीसरा ऑप्शन है 3.5% और चौथा ऑप्शन है 16%। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान पूछेंगे तो ये है 2.5%। कितना है दोस्तों? 2.5%।
अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछेंगे पूरे विश्व में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, तो वो लगभग 17-17.5% है। कितना है? 17-17.5% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो जो रतौंधी नामक बीमारी होती है दोस्तों, ये आँखों की बीमारी होती है और ये जिस विटामिन की कमी से होती है उस विटामिन का नाम है विटामिन ए। क्या नाम है इसका? विटामिन ए। विटामिन ए जो बेसिकली पाया जाता है जिन फलों में या जिन सब्जियों में पाया जाता है, उसमें सबसे प्रमुख है गाजर का स्थान। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है रेटिनॉल, दूसरा ऑप्शन है थायमीन, तीसरा ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड और चौथा ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। साइंटिफिक नेम इसका रेटिनॉल है। थायमीन विटामिन बी को बोलते हैं और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं और कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? फिर से सेम ऑप्शन रेटिनॉल, सेकंड ऑप्शन थायमीन और फोर्थ ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल। तो अभी हमने बताया है कि विटामिन सी को क्या बोलते हैं, रासायनिक साइंटिफिक नेम क्या है इसका? एस्कॉर्बिक एसिड। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं उसको। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? सेम वही ऑप्शन है रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड और कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन है मांस, दूसरा ऑप्शन है दूध, तीसरा ऑप्शन है आंवला और चौथा ऑप्शन है गाजर। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला में पाया जाता है। जो खट्टे फल होते हैं, जो फल ज़्यादातर खट्टे होते हैं, उसी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? आंवला होगा, ऑप्शन थर्ड। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोपिक्रीन, चौथा ऑप्शन है मेथेन और पांचवा ऑप्शन है ओजोन। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। लॉफिंग गैस दोस्तों, इसके संपर्क में आने के बाद इंसान हंसने लगता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉफिंग गैस बोलते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है N2O। क्या होता है? N2O। और इसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। जब किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसमें क्लोरोफॉर्म के साथ नाइट्रस ऑक्साइड मिलाया जाता है, या कोई गोताखोर जब समुद्र के अंदर जाता है तो उसके साथ वो हीलियम के साथ नाइट्रस ऑक्साइड मिलाकर उसका इस्तेमाल करता है वो ऑक्सीजन के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है पाली, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मी और चौथा ऑप्शन है खरोष्टी। तो दोस्तों प्राचीन काल में जो स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा होती थी वो होती थी संस्कृत, ऑप्शन फर्स्ट। क्योंकि जो हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसको माना जाता है वह है ऋग्वेद, और ऋग्वेद किस में लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है? वह लिखा गया है संस्कृत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है आयरन और चौथा ऑप्शन है सिल्वर। तो दोस्तों मानव द्वारा जो सबसे पहली धातु जिसको प्रयोग में लाया गया था वह है कॉपर, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में के समय कॉपर का उपयोग किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम किस काल में प्रकट हुए थे? ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता में, दूसरा ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल में, तीसरा ऑप्शन है बुद्ध काल में और चौथा ऑप्शन है गुप्त काल में। तो धातु के बने सिक्के सबसे पहले जो
प्रकट हुए थे, जो खुदाइयों के द्वारा पता चलता है, वह मिला था बुद्ध काल में, क्योंकि इस समय लोहे की खोज हो चुकी थी और बहुत सारे धातु, उस समय लोहे के धातु, शीशे के सिक्के, बहुत सारे सिक्के चले थे। तो जो सबसे पहले जो सिक्कों का स्पष्ट प्रकट हुआ था वह हुआ था बुद्ध काल में। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और चौथा ऑप्शन है सिंध। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है ये हड़प्पा। वर्तमान में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में एक जगह है, पंजाब प्रांत है, वहाँ मांटगोबरी के स्थान के पास में हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया था, क्योंकि उपनिवेशी काल में भारत पाकिस्तान एक ही था, दोनों एक ही इंडियन कॉन्टिनेंट थे। जब दो अंग्रेज यहाँ से गया तो 14 अगस्त 1947 में हमारा देश बटा तो पाकिस्तान बना और भारत बना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1922, दूसरा ऑप्शन है 1942, तीसरा ऑप्शन है 1901 और चौथा ऑप्शन है 1935। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो थी 1921 और 22 में, 21 और 22 में दयाराम साहनी नामक एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने ही किया था। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। लोथल नामक शहर किस स्थान पर है? ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो लोथल नामक शहर जो पाया गया था वो था गुजरात स्थान पर। और ये जो लोथल नामक शहर था ये सिंधु घाटी सभ्यता में एक बंदरगाह था। क्या था दोस्तों? बंदरगाह था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। पहला ऑप्शन है प्रकृति के बलों की पूजा, अर्थात प्रकृति की पूजा। दूसरा क्वेश्चन है व्यवस्थित शहरी जीवन। तीसरा ऑप्शन है पशुचारण खेती। चौथा ऑप्शन है जाति समाज। तो प्रकृति की जो पूजा है वो वैदिक काल में शुरू हुआ था। पशुचारण और खेती, यह भी पशुचारण बेसिकली वैदिक काल में हुआ था, उसको एनिमल हस्बेंड्री एरा बोलते थे। जाति समाज भी वैदिक काल में ही आया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन थी। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देवी माता की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन है आर्य सभ्यता के साथ, दूसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, तीसरा ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और चौथा ऑप्शन है उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो देवी माता की पूजा जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी। किस में की जाती थी? सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 25वां क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में एक हनुमानगढ़ जिला है, वहीं पे पाया जाता है, वहीं पे स्थित है। यह भी सिंधु घाटी सभ्यता के समय खोदा गया, उत्खनन किया गया एक स्थान है जहाँ जो राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो 25 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसका सीरीज़ हम डेली 1-2 वीडियो डालते रहेंगे। तो जिससे कि आपकी स्टडी में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आपको हेल्प मिल सके। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।